हमारे देश में अनेक सालों से ये प्रथा है कि आदमी आदमी को ढोने का काम करता है, और इतना ही नहीं तो सामान भी अपने पीठ पर रखकर बोरा रख के बेचारा मेहनत करके ले जाता है। ये बहुत अमानवीय है, अनह्यूमन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ऐसा कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा कि जो कष्ट लेकर एक गरीब व्यक्ति आदमियों को ढोने का काम करता है, ये मानवीय शोषण है, ऐसा उनको लगता था और वो सही था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण मजबूरी की वजह से इस प्रकार के मेहनत का काम करते हैं, क्योंकि उनको पेट के लिए वो करना पड़ता है। जिस दिन ये गरीब लोग इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे और उनको रोटी और कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन सही अर्थ में हमारा कार्य पूरा होगा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मंत्री बना तब स्वाभाविक रूप से इसके कारण अनेक विवाद उस समय खड़े थे। विवाद खड़े थे इसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट में इसको लेने के बारे में, कोर्ट में केसेस चल रही थी, सुरक्षा के विषय को लेकर विवाद खड़े हुए थे, और जिसके कारण जो नियम बन गए थे उसके कारण रिक्शा चालान करके उनको जब्त करने की कार्रवाई जोरों पर चल रही थी पुलिस के द्वारा। और इसलिए ये मैटर एक तरफ सब जुडिस था और दूसरी तरफ कानून का कोई प्रावधान नहीं था। जब कानून बनाने की बात है उसमें भी अनेक प्रकार की अड़चनें आई, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें जो हमारे 4 व्हीलर्स है उनके लिए जिस प्रकार का कानून है उस प्रकार का कानून ई रिक्शा के लिए बनाना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहता था कि वही कानून बनेगा। तो मैं उनको कहता था कि इसकी तुलना ऑटो रिक्शा के साथ या पेट्रोल व्हीकल 4 व्हीलर के साथ करना उचित नहीं है। इसकी अगर तुलना करनी है तो साइकिल रिक्शा के साथ करनी चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि इसके एक एक पार्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। अब मुझे मालूम है कि आज ये जो गरीब लोग चलाते हैं, ये एक एक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए चली जाएगी। अब तो मार्केट में ऑलरेडी जो मोटरसाइकिल है उनके पार्ट स्टैंडर्डाइज हुए हैं, उसी को असेंबल करके इसको बनाया जाता है। तो मैंने उनको कहा कि यही करिए, तो बोले ये परमिशन नहीं है। बोला ऐसे कैसे परमिशन नहीं है, ये गरीब के लिए है और ई रिक्शा की कीमत भी नहीं बढ़नी चाहिए और गरीब आदमी को रोजगार मिलता है और पोल्यूशन फ्री जो हमारा सपना है वो भी इसके साथ पूरा होता है। कठिनाई के साथ, कोर्ट के साथ, कभी सरकार के साथ अनेक जगह पर अड़चन आई, और राज्यसभा और लोकसभा में जब ये बिल प्रस्तुत हुआ, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तब मैंने उनको समझाया कि आपका विरोध इस देश के गरीबों के लिए है। क्या साइकिल रिक्शा में लोग चल रहे हैं और आदमी आदमी को खींचता है, उसके बजाय उसके पास अगर मैकेनाइज ई रिक्शा मिलता है तो उसको कितना बड़ा जीवन में उसको एक नया प्रकार का एक नया जीवन मिलेगा। क्या आप इसका विरोध करना चाहते हो? और ये सब बातें जब कहने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि सभी पार्टियों ने अपने विरोध को पीछे लिया और पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में इसको अनुमति मिली। और उसके बाद में भी अनुज शर्मा जी यहां बैठे हैं, काफी एसोसिएशन वाले लोग बार बार मुझे मिलने के लिए आते थे, अड़चनें थी। अब लगभग उनका मिलना मुझे बंद हो गया, इसका मतलब अड़चनें खत्म हो गई। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। एक चीज के लिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि प्राइस कम करने के पीछे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और सुरक्षा के दृष्टि से अगर नए सवाल कहीं खड़े हुए, तो फिर निश्चित रूप से मेरे सामने भी आपको जिस भावना से मैंने काम किया उस नियमों को सुधार करने के लिए मेरे ऊपर दबाव आ सकता है। और इसलिए इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है उसको मेंटेन करके आप काम करिए। और इसलिए जो भी आपके प्रश्न है, समस्या है,
मैं एक संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन लोगों के दुख और दर्द को समझ सकता हूं और इसलिए अब इसमें संशोधन हो के कचरा उठाने के लिए, बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए, कई सामान ढोने के लिए ई कार्ट के रूप में, ई रिक्शा के रूप में अनेक बातें आप कर सकते हैं। जो जानकारी मिली, हमारे देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं। कोई जुगाड़ चलाता है, बंगाल में, यूपी में जुगाड़ भी प्रसिद्ध है, जो पोल्यूशन करते हुए चलता है। मैं दिल्ली में आता था पहले, तो एक धुआं छोड़ने वाला एक मोटरसाइकिल पर वो चलता था, टुक टुक 4 सीटर। तो पोल्यूशन की भी समस्या गंभीर है और इसलिए जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं उनको ई रिक्शा देना ये सरकार का मिशन है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इनसे अनुरोध किया कि इसमें ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा का कन्वर्शन ई रिक्शा में करने के लिए आपको फाइनेंस दीजिए, मदद दीजिए। अब प्रधानमंत्री ने मुद्रा विशेष रूप से जो योजना शुरू की है, उसके कारण छोटे छोटे लोगों को कर्जा मिलना आसान हुआ है और सोशल वेलफेयर है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो भी मदद है वो भी है। तो मैं एक आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि हम जो आज साइकिल रिक्शा चलाने वाले उसको इलेक्ट्रिक रिक्शा देकर, ये आदमी को आदमी ढोता है, ये जो अमानवीय एंटी ह्यूमन जो पद्धति है, इसको समाप्त करके हम इन सब गरीब लोगों को जो शोषित पीड़ित है उनको सम्मान से उनका कार्य करने का मौका दे और उनको इस जीवन में एक समाधान दे। इसका संकल्प आप सब लोग करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी बात यह है कि अभी जो ऑटो रिक्शा है पेट्रोल की, उसको भी हमने ई रिक्शा में, इलेक्ट्रिक रिक्शा में कन्वर्ट करने के प्रोजेक्ट को अनुमति दी और देश के 3 शहरों में पेट्रोल ऑटो रिक्शा का भी कन्वर्शन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में हुआ, वो भी बहुत सफलता से चल रहा है। हमने ARI में उसका टेस्टिंग कराया, क्योंकि हमारा जो प्रदूषण है ये पेट्रोल और डीजल के कारण बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का मिशन हमारे सामने रखा है, स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत। और ये जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मैकेनाइज्ड सिस्टम से जो काम करेंगे, इसमें हमारा प्रदूषण भी कम होगा। तो हमारा सपना यही है कि हमारा पेट्रोल ऑटो रिक्शा भी इलेक्ट्रिक रिक्शा में कन्वर्ट हो। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है, काफी लोग चाइना से भी यहां आए हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस के बारे में काफी संशोधन जो है हुआ नहीं है। मैं जब लंदन में एक बार गया तो लंदन में अशोक लेलैंड जो है हिंदुजा, इन्होंने लंदन के लिए एक इलेक्ट्रिक बस तैयार की थी और मुझे आग्रह किया कि इस बस में एक लंदन की सफर आप करिए ताकि आपको बस कैसी चलती है वो देखने का मौका मिलेगा। और वो बस में बैठकर मैं लंदन में घूम रहा था, बहुत अच्छी थी। तब मैंने उनको पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपए बताया। तब मैंने तुरंत कहा कि 2.5 करोड़ की बस हिंदुस्तान के गरीब लोग कहां से इतना टिकट दे सकेंगे, इतनी महंगी क्यों है, ये तो 25-30 लाख रुपए के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो लिथियम आयन बैटरी है, इसकी ही कीमत, बैटरी बैकअप का कीमत 55 लाख रुपए है और इसके कारण ये बस की कीमत बढ़ी है। मैं हिंदुस्तान में वापस आया, पर मैं लगातार सोच रहा था कि ये बैटरी अपने देश में क्यों नहीं तैयार हो सकती। और एक दिन हवाई जहाज में मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे स्पेस साइंटिस्ट है जो इसरो में काम करते हैं, उन्होंने सैटेलाइट और रॉकेट साइंस के लिए लिथियम आयन बैटरी का संशोधन किया है। तो जैसे मैंने पढ़ा, वापस दिल्ली में आया तो मैंने इसरो के जो डायरेक्टर थे अन्नादुरई और उनके सभी टीम को बुलाया और ARAI और CRT जो ऑटोमोबाइल हमारे 2 इंस्टीट्यूट है उनके लोगों को बुलाया और मैंने उनको यह कहा कि जब आप रॉकेट साइंस में, अगर आप स्पेस में जाने के लिए अगर सैटेलाइट बैटरी अगर तैयार कर सकते हैं सैटेलाइट के लिए, रॉकेट के लिए, तो आप इलेक्ट्रिक बस के लिए, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए, ई रिक्शा के लिए लिथियम आयन बैटरी क्यों नहीं तैयार कर सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तैयार कर सकते, पर अभी तक किसी ने हमको कहा ही नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूं।
तो उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे, हमारे सभी लोग CRT, ARAI और उसके साथ इसरो के लोग भी काम पे लगे और 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और ये कहा कि हमने लिथियम आयन बैटरी बना ली है और उसका पेटेंट भी उन्होंने अब लिया है और जो 55 लाख रुपए की बैटरी एक बस के लिए लगती थी वो केवल अब 5 से 6 लाख रुपए में हम हिंदुस्तान में बना सकेंगे। तब तक पुणे में हमारे CRT ने भी बहुत काम किया और CRT ने काम करने के बाद मैंने उनको कहा कि आप उसकी 3 बसेस तैयार करिए और पहली इलेक्ट्रिक बस तैयार करके हमने लाई। वो 2 दिन पहले पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के द्वारा स्पीकर को दी है। एक बस अब सुप्रीम कोर्ट के लिए हम देने वाले हैं और एक बस हमारे डिपार्टमेंट में रखने वाले हैं। तो ये तीनों बस के कारण अब एक बात सिद्ध हो गई है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस हो सकती है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।